मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं। पार्ट 4 चलेगा आज। कल हमने पार्ट 3 कर दिया था जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ देखी थी। जैसे हमने कल पढ़ा था ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या होती है, उनके बारे में कौन कौन से हेड्स हैं, इनकम टैक्स में कौन कौन से हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। वही हमने पढ़ा था। हमने डिडक्शन देखी थी कि ग्रॉस टोटल इनकम में हम डिडक्शन हटा देते हैं तो हमारी आ जाती है टोटल इनकम निकल करके। और हमने देखा था कि पर्सन के मतलब में हमने बारे में जाना था कि पर्सन क्या होते हैं, कौन कौन से पर्सन है। जैसे हमारा था इंडिविजुअल था, कोई कंपनी थी, फर्म थे, HUF थी, हिंदू डिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI होता, या लोकल अथॉरिटी होती है। वो सब हमने पढ़ा था कल उसके बारे में। तो आज जो हमारा जो वीडियो है, हमारी पार्ट 4 है। इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट हमारे चल रहे हैं फिलहाल। आज हमारे बेसिक कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा अगर हम सब ध्यान दे करके हम पढ़ते हैं तो हम जो है आज हम देखते हैं चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। इसको सेक्शन 4 के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम्स के बारे में, सेक्शन 224, और एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी ये वाली है, एग्रीकल्चर इनकम की। या बाकी जो चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स और इनकम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट के हिसाब से मैं बोलूँ तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो है इनको तो हमें जानकारी लेनी है, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स की और इनकम के बारे में चार्जेस इनकी जानकारी लेनी है। पहले हम जानकारी लेंगे, उसके बाद हम जो है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होती है, कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। इसका क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब हर साल एनुअली जो है आ ही जाता है। इसका क्वेश्चन जरूर आता है, कुछ ना कुछ जरूर आपसे पूछा जाएगा एग्रीकल्चर इनकम में। तो ठीक है, हम जो है आगे हम जो पढ़ेंगे अभी चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल के बारे में। तो ये जो हमारा चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स है, कैसे इनकम टैक्स लगता है, कितनी इनकम पर कोई व्यक्ति ने इनकम कमाई है, HUF ने इनकम कमाई है, कितनी इनकम पर कितना टैक्स वो लगेगा वो हम जो है इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल करंट का पढ़ रहे हैं। जो हमारा जो फिलहाल जो चल रहा है ये हमारा असेसमेंट ईयर 2021 से 2022 चल रहा है। तो अभी हमारे एग्जाम में जो पूछा जाएगा हमें इसी के हिसाब से हमें पूछा जाएगा। अभी जो है रिसेंटली में जो आपका नया बिल पेश हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उससे हमें अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हमें जो पढ़ना है, जो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021 से लेकर 2022, इसके अकॉर्डिंग हमें जो है जो इनके स्लैब्स बताए गए हैं इनकम टैक्स चार्ज करने के, हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, सीखना है। क्लियर। और उसके बाद जो हम इसमें ये जो चार्ज लगाएंगे असेसमेंट ईयर में जो चार्ज बनाए गए ये दे रखी है परसेंटेज, कैसे कैसे परसेंटेज, कितने कितने इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, वो कैसे लगेगा टैक्स जो हमने प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई होगी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की फर्स्ट क्लास में बताया था कि इनकम टैक्स जो होता है प्रीवियस ईयर की कमाई हुई इनकम पर चार्ज किया जाता है, असेसमेंट ईयर में इसको पे करना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी जो कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर 2022। तो इसको अगर जो पूरा हम ओपन करेंगे तो 1 अप्रैल 2021 से टू 31 मार्च 2022 के लिए हम काउंट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो है यह पढ़े था रेट ऑफ द टैक्स, जो रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, और एवरी आर्टिफिशियल पर्सन जो जुरिडिकल पर्सन। तो ये जो हमारे स्लैब्स बताए गए हैं ये इन सभी के लिए है। इंडिविजुअल के लिए कोई एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे कोई सैलरी वाला, आप, हम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, AOP के लिए भी, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं AOP, BOI, और एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये उन सब के लिए ये आपका अप्लाई होगा। ये जो हमारे इनकम टैक्स के स्लैब्स बनाए गए हैं कि कितना कितना चार्ज करना है। तो ये जनरल रेट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर वो सभी इनकम आएंगी जो भी टैक्सेबल है। ये क्या लिख रहा है क्या नहीं, ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं देना है। हमें फिलहाल हमें ये देखना है इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल मतलब आपको पता ही है, कोई एक सीनियर सिटीजन,
अब हम जो बात करें इंडिविजुअल, हम सारा इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल और प्लस हिंदू। तो हम जो है ये सारे सिलेबस हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन सभी के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो इनके पहले बताया गया है एंड इंडिविजुअल के लिए सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का मतलब जिसकी एज जो है 60 ईयर्स से तो ऊपर होती है, लेकिन लेस देन होती है 80 ईयर्स के। उसके साथ साथ वो भारत का निवासी होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर है, वो रेजिडेंट इंडिया हो, भारत का निवासी हो, और उसकी एज जो है 60 साल से ऊपर हो और 80 साल से नीचे, तो वो सीनियर सिटीजन माना जाता है। उसके लिए क्या है हमारा जो है, उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम 3 लाख तक। जो हमारे सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ऊपर 80 साल से नीचे, उनकी जो टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम मतलब हमने कल डिस्कस किया था ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम। ग्रोस टोटल जो आपकी टोटल इनकम होगी, हम उस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। वो टोटल इनकम जितनी भी है उसमें जो होगा सीनियर सिटीजन के लिए अप टू द 3 लाख तक, 3 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं देना। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लाख तक जो टोटल इनकम है आपकी, नेक्स्ट 2 लाख तक जो आपकी इनकम रहेगी, उसका 2 लाख का 5% टैक्स जो है बनता है। फिर अगर जो कोई अमाउंट उसकी रह जाती है, उसका भी नेक्स्ट 5 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। और जो उसके बाद भी कोई इनकम रह जाती है टोटल इनकम, तो बैलेंस पे लगेगा 30%। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी इनकम है, टोटल इनकम जिसकी 10 लाख है, 10 लाख मान लो, हम ये मान के चलते हैं कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी इनकम 10 लाख है, 10 लाख में से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 3 लाख से ऊपर नेक्स्ट जाकर के 2 लाख तक, यानी टोटल कितना कवर हुआ, 5 लाख कवर हुआ। तो यानी 5 लाख में से 3 लाख तो आपका एग्जेम्प्ट हो गया, 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2 लाख पे लगेगा 5% टैक्स। फिर ये यहाँ पे हो गया आपका 5 लाख कंप्लीट। फिर उसके बाद भी हमारी 10 लाख में से 5 लाख कंप्लीट हो गया, तो 5 लाख बचा, तो नेक्स्ट 5 लाख पे आपका लगेगा 20%। 20% लग करके अगर जो मान लो उसकी 10 लाख ना हो करके और ज्यादा 20 लाख होती, 15 लाख होती, तो बाकी बैलेंस जितना बचेगा, 10 लाख के बाद जितना भी बैलेंस बचेगा, उस सबका 30% आपका टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल में जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज जो है 80 साल से ऊपर है, तो उनके लिए जो होगा अप टू द 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको जो है नील है। अप टू द 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 लाख के लिए उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और बाकी का बैलेंस उनकी कोई इनकम बचती है टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का 30% उनका टैक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं अदर इंडिविजुअल्स के लिए, मेल हो फीमेल हो, मेल हो फीमेल हो, HUF हो, AOP हो, BI हो, तो उसके लिए बता रखा है कि अप टू द 250 लाख, 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंडिविजुअल जिनकी एज जो है 60 साल से कम है, हम यहाँ पे ये तो 60 साल से ज्यादा है, 80 साल से नीचे है, ये वाला 80 साल से ऊपर वाला, ये जो हम बात कर रहे हैं ये अदर इंडिविजुअल के लिए मेल फीमेल HUF AOP और BY जिनकी एज जो है हमारी 60 साल से नीचे है, उसके लिए क्या होगा, उनकी जो इनकम होगी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल। और नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट ऑन 2.5 लाख तक, अगले 2.5 लाख तक 5% लगेगा, फिर उसके नेक्स्ट 5 लाख तक आपका 20% लगेगा, और नेक्स्ट आपका बैलेंस जो है आपका 30% लगेगा। तो इसी को जो जो हमारा रेट बढ़ रहा है, इसी को हम प्रोग्रेसिव रेट बोलते हैं। हमने जो है फर्स्ट आई थिंक दैट हमने सेकंड वीडियो में हमने पढ़ लिया था प्रोग्रेसिव रेट क्या होता है, इसी को हम प्रोग्रेसिव रेट क्या था। तो ये सब जो है चार्जेस हैं, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। बात करते हैं हम जो चार्जेस ऑफ टैक्स की कंपनी की, कंपनी और फर्म, कंपनी हो या फर्म हो, उनकी कोई मैक्सिमम कोई एग्जेम्प्ट की लिमिट नहीं है, उनको जितनी भी इनकम होगी उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। जितनी भी उनकी इनकम होगी उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनके लिए कोई इस तरह से एग्जेम्प्ट नहीं है कि जैसे इनकी जो है 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, इनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, इसको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। ये जो स्लैब्स है सिर्फ ये इनके लिए है, इंडिविजुअल के लिए, AOP BOI HUF इन वगैरह के लिए। कंपनी और फर्म के लिए कोई भी स्लैब्स वगैरह नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो टॉपिक देखा, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो हमने जो है चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अच्छे से जान लिया। अब हम बात करते हैं इनकम्स की, कि इनकम्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम मतलब क्या होती है। मैं सही मायने में बता देना चाहता हूँ कि अभी तक इनकम टैक्स में कोई भी डेफिनेट डेफिनेशन नहीं दी गई है कि इनकम की क्या डेफिनेशन है। बस इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है जो इनकम टैक्स एक्ट है आपका 1961 का,
सेक्शन 224 के अंतर्गत इनकम टैक्स के बारे में, इनकम के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। बस हमने ये बताया गया है कि इनकम में क्या क्या शामिल है। अगर जो ये इनकम में, जैसे अगर जब हम इसको डिटेल में, इनकम को हम डिटेल में सीखेंगे तो थोड़ा हमें अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये जो इनकम है, इसमें जो इनकम शामिल है, क्या क्या इनकम शामिल है, ये पूरी इनकम टैक्स को ध्यान में रखते हुए ये जो है इनकम बताई गई है। तो इसमें अगर जो हमें ये हल्का सा पूरा प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा तो हमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। अगर जो भी इनकम टैक्सेबल हैं, जो भी आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, जैसे इसके जो 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम आपका अदर सोर्सेज, ये जितने भी 5 हेड हैं, इन जब आप 5 हेड को आप पढ़ लोगे अच्छे से, उसके बाद उन 5 हेडों में आपने कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल लगाई है, वो सारी इनकम को, चाहे आप वो सारी इनकम वो कवर करती हैं, ये सारी ये जो मीनिंग है, उनकी जो इनकम वहाँ पे टैक्सेबल होंगी 5 हेड में, वो सब यहाँ पे आएंगी। तो मेरा कहने वाला यह है कि इनकम में क्या क्या शामिल है, हमें वो बताना है। यह इनकम टैक्स ये बताता है कि इनकम में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम जो है सेक्शन 224 के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें इनकम में क्या क्या शामिल है। पहले हम देखते हैं प्रॉफिट और गेन। कोई भी बिजनेस से प्रॉफिट और गेन होता है, वो शामिल है। डिविडेंड है, किसी कंपनी में हमने शेयर खरीदे हैं, शेयर खरीदने पे जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड के रूप में पैसा बांट देती है, तो वो हो जाएगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, रिसीव होता है, किसी इच्छा, मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पैसा देता है, वो भी जो है आपका क्या टैक्सेबल होता है। आर ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द चैरिटेबल और रिलीजन पर्पज, या कोई भी इनकम है जो हमें यहाँ से जो है पैसा मिला, जैसे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है ना, कोई ट्रस्ट में कोई पैसा दान देता है तो वो भी यहाँ पे चंदा चैरिटेबल देता है। ट्रस्ट आर क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए, तो उसमें जो पैसा आएगा वो जो है हमारे इनकम में शामिल किया जाएगा। आगे देखो, वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट्स। वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट्स मतलब कोई फैसिलिटी होती है, जैसे हम कभी कंपनी में, किसी कंपनी में या किसी सरकार के साथ जॉब करते हैं, हमें रहने की फैसिलिटी मिल रही है, आने जाने की, गाड़ी की फैसिलिटी मिल रही है, घूमने की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, ये सब आपके परक्यूजिट कहलाते हैं। या फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में प्रॉफिट मिल रहा है, अंडर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, तो ये सब जो है हमारे इनकम में शामिल किया जाता है। कोई भी स्पेशल अलाउंसेस, बेनिफिट स्पेशली ग्रांटेड टू द एसएससी टू द मीट हिज एक्सपेंसेस, या कोई भी ऐसी एक्सपेंसेस दिए, कंपनी, कोई कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसा प्रोवाइड कर रही है एक्सपेंसिव पे करने के लिए, उसके पर्सनल एक्सपेंस, तो वो भी आपका टैक्सेबल है। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एसएससी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, कोई भी अलाउंसेस होते हैं भत्ते, कोई भी भत्ते दिए जा रहे हैं एसएससी को, तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा। इसमें जैसे फुल टैक्सेबल की, अगर जब मैं अलाउंसेस की बात करता हूँ तो अलाउंसेस आपके 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका फुली टैक्सेबल, एक होता है पार्टली टैक्सेबल, होता है फुली एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर जो हम टैक्सेबल की बात कर रहे हैं, जो टैक्सेबल होंगे, जितना पार्ट उसका टैक्सेबल हो गया, कंप्लीट टैक्सेबल है या हाफ टैक्सेबल है, जितना टैक्सेबल हो वो वाला हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। फिर नेक्स्ट आपका वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजर्स विच इज ऑब्टेन बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, कोई भी हमें बेनिफिट मिला है, कोई हमें परक्यूजर्स मिले हैं, मिलता है अपने एम्प्लॉय से, ठीक है, एक एसएससी के रूप में, तो वो हमारा जो है क्या, वो टैक्स इनकम मानी जाएगी। एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स, कोई भी ऐसा पैसा मिलता है जो इनकम टैक्स के अंडर में आकर के वो क्या होगा, वो टैक्सेबल माना जाता है। हेड बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी इनकम हो, चार्जेबल इनकम, बिजनेस की हो या प्रोफेशन की हो, वो कोई भी कैपिटल गेन होता है, कोई भी हमने संपत्ति बेची है, संपत्ति पे बेचने में जो लाभ हुआ है वो आपका कैपिटल गेन में आता है, ठीक। और आपका यहाँ पे जैसे एनी विनिंग फ्रॉम रॉयल्टी, लॉटरी से हमें पैसे मिले हैं, जैसे हमने कैजुअल इनकम पढ़ी है, कैजुअल, ये पूरा जो पार्ट है आपका कैजुअल इनकम को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग रेस, हॉर्स रेस, गेम्स, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स ऑफ एनी शॉर्ट, फ्रॉम गैम्बलिंग, बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाट्सओवर, जो भी मतलब कैजुअल इनकम, वो सब हमारे इसमें जो है इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें जो है जितने भी हमें जो है ये कोई भी हम जो है इसमें जब हम इनकम टैक्स के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो इसमें से कोई भी आप जितने भी आपको पॉइंट आपको याद है, इनकम क्या क्या कौन से टैक्स वाला, आप वो सारे टैक्स वाले इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पैसा मिलता है, रिटायरमेंट में पैसा मिलता है,
रिट्रेसमेंट में पैसा मिलता है, अनलिव सैलरी का मिलता है, सेल पैसा, वो सब आप वो सारा लिख सकते हैं। कोई भी 10 पॉइंट आप लिख दो तो ये आपका इनकम के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। वैसे ये वाला टॉपिक जो है इनकम का कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ये आता है एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनकम मतलब क्या होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम मतलब ये होता है, इनकम की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है कि इनकम में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो वो चीज़ शामिल हमने कुछ पढ़ ली हैं 7-8 पॉइंट, और कुछ पॉइंट हमारे इसमें है नीचे आपके देखने के डिटेल में आप देख लेना। कोई इसमें कोई इतना खास ये आपका टॉपिक नहीं है कुछ, बाकी बैलेंस आपका ये वाला है, थोड़ा बहुत पार्ट आपका ये वाला है। इसमें कोई भी 10 पॉइंट आप जो है इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमने जो है आज के पार्ट 4 की वीडियो में अभी तक हमने क्या देखा, चार्जेस ऑफ द इनकम टैक्स में देखा जो सेक्शन 4 के अंतर्गत डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर इनकम के बारे में देखा, अभी हमने इनकम के बारे में पढ़ा कि इनकम सेक्शन 224 के अंतर्गत क्या है। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, इनकम टैक्स की कोई ऐसी इनकम की कोई परिभाषा नहीं है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, बस इनकम टैक्स द्वारा ये बताया गया है कि इनकम में क्या क्या शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जब हम जो धीरे धीरे इनकम टैक्स को हम सीखेंगे, जितने भी आपको टैक्सेबल इनकम आपको मालूम पड़े वो सारी आप डाल दो, वो आपकी इनकम की डेफिनेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने ये टॉपिक अच्छे से हम पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर इनकम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इसमें जरूर कुछ ना कुछ आती है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन जो है इनकम टैक्स 1961, इनकम टैक्स एक्ट जो है आपका 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन का 21A के अकॉर्डिंग जो है हमारा, ये हमें इसकी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है इसको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम अच्छे से ध्यान से हम देखेंगे। ठीक, तो एग्रीकल्चर इनकम सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए नाम से कि एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब जो हमें इनकम, वो इनकम जो हमें एग्रीकल्चर करने से हमें प्राप्त होती है। अब एग्रीकल्चर इनकम हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल होती है, मतलब कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है या कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, ये हमें पता होना जरूरी है। तो एग्रीकल्चर इनकम सबसे आसान वर्ड में आपको बता देना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम वो सारी इनकम होगी जो इनकम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड होगी, या उससे संबंधित, या उस एग्रीकल्चर काम फील्ड पर किसी किसान को या किसी व्यक्ति को एग्रीकल्चर वर्क करने पर जो इनकम होती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आपकी शामिल होगी। एग्रीकल्चर इनकम प्राप्त करने के लिए या एग्रीकल्चर को मानने के लिए या एग्रीकल्चर इनकम को माना जाने के लिए ये जरूरी है कि कोई भी जो इनकम प्राप्त हो रही है वो जो इनकम है एग्रीकल्चर वर्क से ही होनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर वर्क से नहीं होनी चाहिए। मैं आपको डिटेल में थोड़ा